Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने पास ये रमेश सिंह की सीरीज करें जिसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग इन इंडिया। उसमें एक टॉपिक है जो इस बुक में नहीं दे रखा और मुझे लगता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के बिहाफ पे बेसल नॉर्म्स वगैरह वाले टॉपिक्स आप आसानी से कर पाओगे। तो मैं आपका बेस बनाने के लिए आज ये पूरा का पूरा टॉपिक लेकर आया हूं एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। मैं जानता हूं आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है आखिर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको क्यों बनाया गया और इंडिया का इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। ये सारी की सारी बातें करेंगे आज के सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसे हम बोलेंगे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। दोस्तों पहले ही काम करता हूं कि ये जो लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपका बेस बनाता हूं क्योंकि जितना अच्छा हमारा बेस होगा उतनी चीजें हमारे लिए ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। चलो बेस बनाते हैं इसका। देखो आप जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेसिकली उसमें बहुत सारी कंट्रियाँ थी, लेकिन अगर मैं मेजरली लूँ क्योंकि तो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें एक बेस बनाना है। यूएसए और जर्मन, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ कि यूएसए ने इनके यहाँ पर बम वगैरह फेंके, जर्मनी ने भी इधर बम वगैरह फेंके, तो अल्टीमेटली होता क्या है जो कंट्री है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये नहीं कहूँगा जीतने वाली कंट्री डिस्ट्रॉय नहीं होती, भाई दोनों ही कंट्रियाँ डिस्ट्रॉय होती है अपने अपने लेवल पे। क्या हुआ, यूएसए ने कहा कि भाई अभी वॉर चल रहा है, आप जानते हो 4-6 साल तक इसमें वॉर चला था। तो जब वॉर चलता है तो उस टाइम पर जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि ऐसा है कि अब आप जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्री है I1, I2, I3, ठीक है, ये 3 इंडस्ट्री हैं। कोई शुगर बनाता है, कोई राइस का प्रोडक्शन करता है, कोई वीट का करता है। तो कहा गया भैया ऐसा कि तुम ये सारा काम रोक दो, अभी मैं तुम्हारी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करूंगा बम वगैरह बनाने में, जैसे एटम बम वगैरह हो गया, इन सब में, क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री के जो लेबर है मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन रुक जाता है। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर का प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, रुक गया। और इसका जितने भी बम वगैरह बनाए वो सारे फेंक दिए हमने जर्मन के ऊपर। अब भैया जर्मन तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जर्मन पूरा डिस्ट्रॉय होगा। अच्छा जर्मन से लगे हुए जितनी भी कंट्रीज थी जिनका इनसे ट्रेड चलता था, अब इन कंट्री को भी इनडायरेक्टली क्या पड़ा, उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा। यानी जब भी दो कंट्री में वॉर होती है रियलिटी के अंदर दो ही कंट्री अफेक्ट नहीं होती है, उससे जुड़ी हुई और उसकी नेबरिंग कंट्री सारी की सारी से क्या होती है, अफेक्ट होती है। इससे पूरी इकॉनमी जो है वो पूरी गड़बड़ा जाती है। सच बताऊं तो ऐसे में कहा जाता है कि भैया वॉर जैसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए, वॉर बहुत खतरनाक होती है। लड़ाई करना इतना आसान काम नहीं होता, ये दो लोगों में लड़ाई नहीं, दो देशों में लड़ाई है। यहाँ पर जब बम बारूद फेंके जाते हैं तो ये देखा जाता है कितनी इकोनॉमी को हम डिस्ट्रॉय कर लें, यानी यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही नेगेटिव होती है। जब यूएस ने भी जर्मन के साथ किया तो यही सारा कुछ हमें देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि भैया जो जर्मन है वो तो पूरा एकदम सरेंडर कर लिया इसने। तो जर्मन ने कहा अब ऐसा है कि तुमने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अब ये तुम्हारा ही राइट बनता है कि तुम हमें सही से करो, मतलब हमें दोबारा से क्या करो, रीहैबिलिटेशन करो हमारा, मतलब कि हमें दोबारा से पटरियों पर लाकर खड़ा करो। तो यूएसए ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, हमने किया तो अब हम इसको भुगतेंगे, यानी हम इसको सही करेंगे। उन दिनों क्या हुआ, यूएसए ने देखा कि जो इनकी सेंट्रल बैंक है, जो यूएसए की सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी फार्मर्स को लेकर, मतलब कि देखा गया कि जो फार्मर्स है ना, ये फार्मर्स क्या करते थे, लोन ले लेते थे, ठीक है। अब जब इन्होंने लोन लिया तो अब इनकी फसल जो थी वो उन्होंने उगा ली। जब ये फसल इंडस्ट्रियल के पास गई तो इंडस्ट्रियल लेने से मना कर दिया क्योंकि इंडस्ट्री सारी बम वगैरह बनाने में, भाई बम में थोड़ी वीट का जरूरत पड़ेगा, राइस वगैरह का, वहाँ तो बारूद की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मर्स की जो फसल है वो नहीं बिक पाई। जब फसल नहीं बिकी तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो क्या होगी, बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड उतनी की उतनी जितनी पहले थी, तो ऐसे में प्राइसेस कम हो जाते हैं। आप देखो ना कि कोई चीज़ अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। अब जब प्राइस कम हुई तो फार्मर ने जितना इनपुट में लगाया था अपना पैसा वो भी रिकवर नहीं कर पाए। मैं बता रहा हूं कि जो फार्मर ने अपना इनपुट पर पैसे लगाया था वो भी ये लोग रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते फार्मर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए, फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। अब इनकी प्रॉब्लम को कौन सुने, तो इनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो आगे आता है और एक पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी ये बनाता है कि सभी सेंट्रल बैंक्स को बोला गया कि आप अपने फार्मर्स को क्या करो, लोन दो और बिना कोलेट्रल के लोन दो। मतलब सेंट्रल बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक वहाँ की फार्मर्स को क्या देगी, लोन देगी और बिना कोलेट्रल के। बिना कोलेट्रल होता है बिना सिक्योरिटी के लोन दिए जाएंगे
फार्मर्स को। अब एक बात बताओ, अगर फार्मर्स की फसल सही हुई तो लोन की वापसी कर देंगे, और अगर नहीं हुई तो वही आपका एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वैसे इसके बारे में मैं अलग से क्लास लूंगा। यानी कुल मिला के जब देखा अमेरिका के अंदर, तो भैया फार्मर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी तब भी नहीं सुधर पाई, फार्मर्स लोन ही नहीं दे पाए, जो लोन लिया था उसको वापस नहीं कर पाए। इससे जो बैंक्स हैं उनका कामकाज रुक गया, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गए, बैंक के ऊपर एक कर्जा बढ़ गया। इधर अमेरिका वालों ने जर्मन वालों को बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके खुद के देश के अंदर लाले पड़े हुए पैसों के। तो अब ऐसे में बताओ क्या किया जाए। तब ऐसे में यूएस ने क्या किया, यूएस ने सोचा भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब कहा गया कि ग्लोबल लेवल पे बात बनेगी, क्योंकि अमेरिका से जुड़े हुए सारी कंट्री, अगर अमेरिका को कुछ हुआ ना तो समझ जाओ कि बाकी कंट्री पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका की बैंकें फेल हो रही थी, बाकी कंट्रीज की भी बैंक अपने अपने लेवल पे क्या हो पा रही थी, फेल हो जा रही थी। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी बैंक बनाएगी, जैसे आप जानते हो हमारे पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएस, यूके, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारी कंट्री टोटल कितनी है, 195 कंट्रीज हैं। तो क्या हुआ कि 195 कंट्रीज की अपनी कितनी बैंक्स होंगी, एक एक सेंट्रल बैंक होगी, एक एक क्या होगी, सेंट्रल बैंक। जैसे ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, इनका पापा कौन है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का भी एक पापा बनाएगा जिसका नाम है BIS, बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट। इन पापा के पापा का मतलब दादाजी, अब आप ऐसे समझो ये दादाजी की बात कर रहे हैं, तो दादाजी बनाएगी जिनका नाम था बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट। ये बैंक बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जितनी भी बैंक्स फेल हो रही हैं, सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो अब सेंट्रल बैंक को भी असिस्ट करने के लिए BIS का गठन किया गया। बेसिकली BIS क्यों बनाया गया था, उसके पीछे का रीज़न है ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या ऐसे फ्रेमवर्क बनाएगा जिन फ्रेमवर्क को फॉलो करके सेंट्रल बैंक अपने आप को सुधारेंगे, और जब सेंट्रल बैंक सुधर जाएंगी तो अल्टीमेटली कॉमर्शियल बैंक और नीचे के जो लोग हैं वो सारे सुधर जाएंगे। यानी अगर दादाजी जो है वो पापा को सही कर दे तो पापा अपने बच्चों को आसानी से मार पीट के सही कर ही लेंगे, कुछ ऐसे ही देखा गया। तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये पूरी स्टोरी इसलिए समझाई ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है वो खुद भी डिस्ट्रॉय हुआ और जर्मन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सोल मतलब अकेली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि उसके ऊपर जिम्मा दे दिया गया कि आपको इकोनॉमी को दोबारा से रीहेब्लिशमेंट के अंदर लेकर आना है, यानी इकोनॉमी को सुधारना है। इस बात की इंश्योरिटी करते हुए यूएसए की जो सेंट्रल बैंक थी उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर फार्मर्स को बिना कोलेटरल लोन देना शुरू कर दिया। लेकिन फार्मर्स भी जो वहां पर मानसून पर डिपेंड थे, वहां की मानसून सही होगी तो लोन मिल जाएगा, लेकिन हर फार्मर से लोन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जब फार्मर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया तो वहां के बैंकों के एनपीए बढ़ने शुरू हो गए। जब एनपीए बढ़े तो सेंट्रल बैंक बेचारी डूबने की कगार पे आ गई। अब जब अमेरिका की सेंट्रल बैंक क्राइसिस में है तो भाई वर्ल्ड की बाकी बैंकें साथ तो देंगी, वो भी डूबने लगी। जब वो डूबने तो ग्लोबल क्राइसिस देखा गया कि भैया ऐसा अगर होगा तो भैया सारी बैंकें खत्म हो जाएंगी। जब यूएसए खत्म तो समझो एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने देखा था कि 1930 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन आया, चलो ये तो था ही, लेकिन ऊपर से 1930 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन भी आ गया। 1930 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन आ गया, बैंक्स और ज़्यादा फेल हो गए। तो भाई अब हमें ज़रूरत पड़ी अब एक स्ट्रॉन्ग दादाजी बनाने की, दादाजी मतलब बाप का भी बाप बनाने की ज़रूरत पड़ी। और वो बाप का बाप कब बना, 17 मई 1930 के अंदर। 17 मई 1930 के अंदर BIS का गठन किया गया। बात को ध्यान से सुन लो, अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे जाके 3 क्लासेज जो मैं लेने वाला हूँ बेसल नॉर्म्स की, एनपीए की, वो तुम्हें पूरी क्लियर हो जाएगी अगर तुम्हें ये कहानी समझ आ गई। तो 17 मई 1930 को क्या बनाएगा, बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल सेटलमेंट। याद रखना पापा का पापा, ठीक है, सेंट्रल बैंक का पापा कौन है, BIS। सेंट्रल बैंक का पापा कौन है, BIS। सेंट्रल बैंक का पापा कौन है, BIS, ठीक है। रात में इतनी बार पढ़ लेना कि मुंह से निकले पापा का पापा BIS, पापा का पापा BIS, पापा का पापा BIS, ऐसे करके निकलना चाहिए। अब BIS भी याद रखना, कभी बता दो बस सिर्फ BIS ही याद हो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब बेसिकली ये क्या करता है, BIS रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है जो कि सारी की सारी सेंट्रल बैंक्स के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। कहा जाता है कि इन्होंने बनाया, अगर तुम फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। भाई माँ बाप एक टाइम के बाद क्या बोलते हैं, बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम आगे जाके खुद भुगतोगे। कुछ ऐसे ही इसने भी बोला। अच्छा बेसिक कहानी क्लियर है, बेसिक कहानी क्लियर है ना। चलो अब मैं तुम्हें बेसिक कहानी के बाद यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब यहाँ से तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ध्यान से पढ़ो, आप देखो एक एक लाइन समझ आएगी, एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से पढ़ना। द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रुको 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 रुको, इंटरनेशनल पूरे ग्लोबल लेवल पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, सेंट्रल बैंक का बाप, ऑन्ड बाई सेंट्रल बैंक। ये किसको ऑन करता था, किसको चलाता था, सभी सेंट्रल बैंक्स को। विच फास्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड सर्व एज अ बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक। ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये सेंट्रल बैंकों को एज अ बैंक की तरह सर्व करता था। आई बात सुनिए, द BIS कैरिड आउट इट्स वर्क थ्रू इट्स मीटिंग प्रोग्राम एंड थ्रू बेसल प्रोसेस। BIS के द्वारा जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती थी उसके अंदर बेसिक फ्रेमवर्क्स बनाए जाते थे, और जो कि इंटरनेशनल ग्रुप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए किए जाते थे। यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी वो किसके लिए की जाती थी, सेंट्रल बैंक के लिए। मतलब जितने भी यहाँ पर मीटिंग्स होती थी उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे वो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए नहीं होते थे, वो सभी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक के लिए होते थे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा बताता हूँ, बड़ी मजेदार चीजें हैं ये सारी आपके लिए। BIS बोलो, पापा का पापा BIS, पापा का पापा BIS की फुल फॉर्म बोलो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बोले पापा का पापा BIS। तो BIS क्या है, ये स्विट्जरलैंड में खोली गई थी। अच्छा, स्विट्जरलैंड में एक कंट्री है बेसल, स्विट्जरलैंड की कंट्री है बेसल, वहां पर इसको खोला गया था। और ये क्या था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो था इसका हांगकांग और मैक्सिको सिटी में था। मैक्सिको अमेरिका की पड़ोसी देश है, यहां पर इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस था। इसको कब स्टैब्लिश किया, तो पापा का पापा कब पैदा होता, 17 मई 1930 को। अरे यार रिदम बन गई, बड़ा मजा आ रहा है, पापा का पापा। चलो, एस्टेब्लिशमेंट इन 17 मई 1930 को। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। जो BIS है ना, पापा का पापा, इसमें 7 कंट्रीज जो है स्टार्टिंग में जुड़ी थी। 7 कंट्रियों ने मिलकर पापा का पापा बनाया था। USA थी उसमें, जर्मनी थी, बेल्जियम थी, फ्रांस थी, UK, इटली और जापान। ये 7 कंट्रियां थी जिन्होंने मिलकर क्या बनाया था, पापा का पापा BIS। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। ये स्लोगन याद हो जाना चाहिए, आज रात को जब सोओगे तो मुंह से निकले तुम्हारे पापा का पापा BIS। ठीक है, तो क्या सीखा अभी तक हमने ये सीखा कि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसकी जो शुरुआती नींव है वो स्विट्जरलैंड के बेसल सिटी में रखी गई थी, जिसको 17 मई 1930 में बनाया गया था। स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर 7 कंट्री इंक्लूडेड थी, जिसमें USA, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, UK, इटली और जापान जैसी कंट्रीज इसमें शामिल थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, उन दिनों पर 7 कंट्रियों ने मिलकर ये बना लिया, ठीक है, आज की डेट में क्या सारी कंट्रियां इस चीज को मानती हैं? मैं आपको बता दूं, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो एट प्रेजेंट, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर 2021 के हिसाब से अभी सिर्फ 50 मेंबर कंट्रीज है, और इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। दोस्तों, इंडिया ने तो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो होते हैं बेसल नॉर्म्स बोलते हैं उनको। बेसल नॉर्म्स इंडिया वालों ने इनसे 2 कदम आगे बना लिए, 2 कदम आगे जाके बना लिए। मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, आज नहीं बताऊंगा, बेसल नॉर्म की जो अगली क्लास होगी उसके अंदर बताऊंगा। यानी अगली 3 क्लासें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये नहीं जाना तो समझो तुम्हारा एडवांस बैंकिंग नहीं होगा। अभी तक जो भी हम बैंकिंग कर रहे थे वो नॉर्मल था, जनरल लेवल का था, अब हम पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल का बैंकिंग। ठीक है, चलो, अब BIS का काम क्या होता है, ध्यान से देखो। BIS का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और इसमें एक सेपरेट कमेटी होती है। अच्छा, आपको याद है जब मैंने आपको सेंट्रल बैंक पढ़ाया था, तो सेंट्रल बैंक में बताया था ना कि सेंट्रल बैंक जब भी RBI जो अपने डिसीजन लेती है उसके लिए पूरी एक एक्सपर्ट की कमेटी होती है। बताओ उस कमेटी का नाम क्या है, वीडियो पॉज करके बताओ। सेंट्रल बैंक के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उस कमेटी को क्या बोलते हैं, MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक उसी तरह से BIS के अंदर भी कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता होगा, तो उस कमेटी का नाम है BCBS। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। याद कर लेना ये चीज कि BIS के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसकी जो सेपरेट कमेटी है उसका नाम क्या है, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है और पूरी अकाउंटेबिलिटी है कि ये सारी चीजों को इंश्योर करे। मतलब सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के लिए क्या बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। क्लियर हुआ? सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो इसके अंदर बैठते हैं, सभी कंट्रियों के जो गवर्नर्स होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं इस मीटिंग के अंदर। और इसकी जो पहली मीटिंग है उसमें 10 कंट्री बैठी थी, जिसको G10 बोला था। G मतलब ग्लोबल लेवल की 10 कंट्री है। कब? 1974 में। कब? 1974 में। अब मैं दोबारा बता दूं, हो सकता है अब आप कंफ्यूजन में आ जाओ, फिर से रिपीट करता हूं। पापा का पापा कब बनाया गया था? 17 मई 1930 को। 1930 से कोई खास मीटिंग नहीं बुलाई थी, लेकिन पहली जो मेन मीटिंग थी वो कब हुई थी? 1974 में, जिसको G10
G10 मीटिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर बात हुई थी कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल लेवल पे हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिनको नॉर्म्स बोलते हैं, और नॉर्म्स में भी कौन से, बेसल नॉर्म्स। अच्छा, इनका नाम बेसल क्यों पड़ा जानते हो? क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी वो स्विट्जरलैंड की बेसल सिटी में हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया बेसल नॉर्म्स। मैं रिपीट कर दूं अभी क्या पढ़ा है। BIS रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और जिस कमेटी के थ्रू बनाती है उसको बोलते हैं BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और इसमें जब पहली मीटिंग बुलाई थी वो 1974 में बुलाई गई थी, जिसमें ग्रुप ऑफ 10 नेशन आए थे जिसको G10 बोला गया, और उन्होंने ये डिस्कस किया कि आखिर किस तरह से हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को जो है वो और भी अच्छा बना सकते हैं। और जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए उनको नाम दिया गया बेसल नॉर्म्स। क्या नाम दिया गया? बेसल नॉर्म्स। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चल सकते हैं आगे? यस सर, बिल्कुल चलो, हम आपके साथ हैं। बस अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, बेसल सिटी जो है वो स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। किसका? BIS का। BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, सभी सेंट्रल बैंक्स का बाप। आई होप कि आज आप जो चीजें पढ़ रहे हो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ी तो बहुत मजेदार है फिर तो ये आपके लिए। BIS फास्टर कॉर्पोरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक विद कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। इसका जो मोटिव है वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, कि जैसे 1930 में ग्लोबल क्राइसिस आए वो क्राइसिस दोबारा ना आए, इसलिए स्टेबिलिटी बनाए रखना और एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करना जो सारी कंट्रीज पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। द BIS एस्टेब्लिशमेंट ऑन 17 मई 1930। अच्छा, 17 मई 1930, पापा का पापा BIS याद रखना, ठीक है। इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर MCQ में कभी क्वेश्चन आ जाए, 2 MCQ। पहला, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है, मतलब वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सी है, तो हम कहेंगे 1930 में बनाएगी BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? BIS, सॉरी बोर्ड बोल दिया क्या मैंने, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बोर्ड नहीं बैंक। देर आर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, एक तो हांगकांग में और एक मैक्सिको सिटी में। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो BIS में अभी टोटल जो है, अरे मैंने उस टाइम 50 बोला था ना भाई, माफ कर देना हाथ जोड़ के, 50 नहीं 60 है, ठीक है, प्लीज 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 माफ कर देना। क्या होता है ना, कई सारी चीजें पढ़ पढ़ के हम भी पागल हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें दिमाग में होती है ना, तो कौन सी फिगर किसके लिए बोल देते हैं हमें भी नहीं पता होता, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर, अपोलोजाइज करता हूँ, कहोगे हाथ पकड़े माफी मांग लो। द टोटल BIS के कितने मेंबर है? 60 मेंबर है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। अगर हम इनको देखें तो BIS में जो 60 मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने आप पे इतनी शक्तिशाली है कि अगर उनको हम जोड़ दें, उनकी GDP को जोड़ दें, तो वर्ल्ड की 95% GDP तो यहीं से आ जाती है। यानी जो 60 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उसकी अगर हम GDP जोड़े तो वर्ल्ड की जो 100% GDP उसका 95% GDP यही 60 मेंबर कंट्रीज लेकर आती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। खुशी की बात तो क्या है कि इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो BIS का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या था? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था बैंकिंग रिस्क को मिनिमाइज करना और ऐसे स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जो कि सेंट्रल बैंक फॉलो करवाए अपने सभी कॉमर्शियल बैंक से, और इसी को बोलते हैं बेसल अकॉर्ड्स। अच्छा, बेसल अकॉर्ड्स और बेसलॉन दोनों सेम होते हैं, ये उनका दूसरा नाम है बेसल अकॉर्ड। अदरवाइज जैसे होता है ना घर का नाम स्कूल का नाम, वैसे ही बेसल नाम और बेसल अकॉर्ड दोनों सेम होते हैं। द पर्पस ऑफ द अकॉर्ड मतलब नॉर्म्स, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन have enough capital on account to meet their obligation and absorb unexpected losses। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी मम्मी आपको बचपन में कहती होंगी ना कि बेटा पैसे बचा के रखा कर, कल को कोई भुखमरी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम बड़े ये पैसे काम आते हैं। ये बात हमने जानते हो कब सीखी? जब लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में जब जॉब या घर पे बैठे रहे तब हमें याद आया कि हाँ, जो सेविंग्स है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। तो सोचो, जब हम एक सिंगल लेवल की बात करें तो हमें सेविंग्स इतनी ज़रूरी होती है, तो सोचो कि कंट्री के हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है उसको कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्योंकि वो तो एक मोनोपोली पावर है उसके पास मनी सप्लाई की, तो उसे भी तो सोचना पड़ता होगा ना कि भाई हम भी एक गुल्लक बना के रखें, कल को इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उसमें हम वो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट। वैसे इसको पूरा बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या बोलते हैं? CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा टायर 1 प्लस टायर 2 अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स, इसका फॉर्मूला ये होता है। बट अभी नहीं कोई ज्यादा टेंशन मत लो, अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं कि इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतना इनफ कैपिटल प्रोवाइड करवाना जिससे ये कभी भी लॉस के अंदर ना आए। और इंडिया जो है वो इनके बनाए हुए जो BIS के बनाए हुए बेसल नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो अप करती है अपनी बैंकिंग
सिस्टम के अंदर, बल्कि एक कदम आगे ही चलती है उनसे। बेसल अकॉर्ड्स जो होते हैं वो अभी तक हमारे यहाँ पर 3 आए हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, मतलब अभी तक टोटल 3 रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। बैंक के पास मेनली क्या होता है यहाँ पर, बैंक के पास इतनी सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए कि कल को अगर तुम्हारे एनपीए भी हो जाए, लोन का पैसा ना भी मिले तो भी तुम अपना सर्वाइवल कर सको। दैट इज कॉल्ड CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पर जो ये नॉर्म्स बनाए गए ना 1, 2, 3 बेसल नॉर्म्स, ये बेसिकली यही बताते हैं कि किसी भी बैंक को कितना जो है अपने पास CAR मेंटेन करना चाहिए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आए तो इसको आसानी से झेल पाए। बोलो क्लियर हुआ? तो अब आपको पूरा समझ आया। अब आप कहोगे सर ये हमारे रमेश सिंह में नहीं दे रखा। दोस्तों नहीं दे रखा, रमेश सिंह में कहीं भी नहीं दे रखा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बेसल नॉर्म्स के बारे में बताया, जो मुझे बहुत खराब लगा। इनको पूरा डिटेल देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो हम किसी एक बुक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। जहां से जो रिसोर्स मिलेगा आपको बताऊंगा, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुके हैं इससे, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, बट पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने दिया। बट कोई बात नहीं, मैं अगेन वही बोलता हूँ, हम एक बुक को फॉलो रिलाई नहीं करते, हम मल्टीपल बुक्स को लेकर चलेंगे, बट पढ़ाते टाइम मैं आपके सामने यही बुक पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ आपको ना करंट अफेयर्स भी करने चाहिए। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हिंदू एनालिसिस का। तो दोस्तों हिंदू एनालिसिस का मैं डेली न्यूज़पेपर करवाता हूँ, 15 से 20 मिनट में पूरे पेपर का रिव्यू दे देता हूँ। आप खुद घर पे पढ़ोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, हो सकता है चीज़ें उतनी समझ आए, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई वे में 15 से 20 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस करके अपने इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाले चैनल पर डालो। डेली न्यूज़पेपर 8 से 9 बजे के बीच में आ जाती है वो वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि तुम्हारे करंट अफेयर वाली चीजें भी कंप्लीट हो रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस।